नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जो शिक्षण कौशल और जीवन कौशल का कॉम्बिनेशन पार्ट चल रहा था उसका आज तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने जो है आप लोगों के लिए 2 वीडियो इसकी बना चुका हूं। तो ये सभी वीडियो यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है जो कि सहायक अध्यापक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल शिक्षण कौशल का अलग से पार्ट दिया गया है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए शिक्षण कौशल वाली जो पार्ट थे उसको मैंने पढ़ा दिया, फिर उसके बाद जीवन कौशल वाला जो पार्ट था उसको भी पढ़ा दिया। अब एक और पार्ट दिया गया था, इसमें जीवन कौशल हो और उसमें शिक्षण कौशल दोनों एक साथ दिए गए थे। तो उस पार्ट को मैं स्टार्ट कर दिया था और उसका हमारा जो है आज तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है परीक्षा उपयोगी के लिए दिए गए हैं, प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए। तो वीडियो हमारा आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर आप करिएगा। एक चीज़ आपको फिर से बता देता हूं कि जीवन कौशल और शिक्षण कौशल का ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसमें 1 लाइनर की तरह दिया गया है। तो उसी को हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। इतने तक हो गया था, यहाँ से स्टार्ट करना था। हमने तीसरे पार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला हमारा पार्ट है कि किसका कथन है कि मैं काल से सारे धर्म मानता हूँ। मैं काल से सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वामी विवेकानंद ने यह बात कही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं कई बार पढ़ा हूँ तो मुझे तो याद है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा अपने मन में। अब चलते हैं आगे और अगला पॉइंट अनुच्छेद से दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है कि जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्रियों के समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण के विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद में बात किया गया है? तो अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और ये इस पर राज्य का पूरा प्रभुत्व होता है। मतलब ये राज्य अपने राज्य के, मतलब जो राज्य सरकार होती है वो अपने राज्य के अंतर्गत ऐसा व्यवस्था करेगी जिससे कि बच्चों की जो विकास की गरिमाएं होती हैं, क्षेत्र होते हैं, वो उनके अनुकूल मिले। स्त्री पुरुष की समान जो चीज़ें होती है उस पर उनका समान अधिकार हो। तो ये हमारा अनुच्छेद 39 कहता है, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि NCERT यानी कि NCERT की कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो दिल्ली दिया गया है यहाँ पर। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। यह केंद्र स्तर की एक मजबूत शिक्षण संस्था होती है जो पूरे देश में शिक्षण व्यवस्था का जो है मूल्यांकन, जो भी प्रतिक्रियाएं होती है, जो भी व्यवस्थाएं होती है, ये स्थापित करने का कार्य करती है। अगला पॉइंट डाइट का कार्य है कि BTC प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण और विशिष्ट BTC प्रशिक्षण वाली व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाएं हैं वो करने का कार्य डाइट का होता है। यह जिला स्तर पर स्थापित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, BRC प्रशिक्षण और विद्यालय भवन का निर्माण करना, यह जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य था। ठीक। अगला पॉइंट है कि दीर्घकालीन स्मृति में व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है। दीर्घकालीन स्मृति होता है क्या है कि किसी भी चीज को ज्यादा समय तक अपने मस्तिष्क में याद रखना ही दीर्घकालीन स्मृति कहलाता है। जी। अगला पॉइंट है हमारा
की रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार जो है ये बच्चे की रुचि को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट, अवधान ध्यान में निहित है तो ध्यान में रुचि निहित होती है। देखिए जब भी आप किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो आपकी उसमें रुचि होती है, तभी आप उस चीज पर ध्यान लगाते हैं, वरना ज्यादा ध्यान उस चीज पर आप नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ध्यान और रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला पॉइंट, रुचि तथा अवधान में संबंध में सही मत है तो अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, यानी कि एक दूसरे पर ये दोनों आधारित हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू है। मैंने इसी की बात किया था आप लोगों के कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, यानी कि दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये समझिएगा। अगला पॉइंट है हमारा कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो पावलोव ने दिया था। इन्होंने घंटी को कुत्ते के लार से संबंध बनाने का कार्य किया था, इसीलिए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहा जाता है। अगला पॉइंट, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है, इसी को मुनरो ने ये कहा है। अगला पॉइंट, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है तो जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है, हरलाक के अनुसार ये माना जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, माता पिता तथा अन्य पुरुषों से बालकों को जो अनुवांशिकी गुण प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वो जीन होते हैं जो उनके अनुवांशिकी गुण के रूप में बच्चों को मिलते हैं। अगला पॉइंट है, रुचि को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो 2 भागों में रुचि को विभाजित किया जाता है। अगले पॉइंट पर, स्मृति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, एक अल्पकालिक स्मृति और एक दीर्घकालिक स्मृति होती है। अगला पॉइंट, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है, तो ध्यान कहलाता है। ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान या अवधान उसको एक ही चीज को कहते हैं। अगला पॉइंट है कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति या वस्तु की चेतना पर केंद्रित किया जाता है उसको ऐच्छिक ध्यान कहते हैं, और जो बिना अपनी इच्छा से वहां पर ध्यान चला जाता है तो उसको अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है। यही बात दूसरे वाले पॉइंट में कहा गया है। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है, कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। स्किनर महोदय ने ये डिफिनीशन कहा है, तो बस इनके डिफिनीशन की बात इतना ध्यान रखिएगा कि जिसका मापन किया जा सकता है वही बस व्यक्तिगत विभिन्नता के संपूर्ण पहलू के अंतर्गत आ जाते हैं, और वह स्किनर ने कहा है। तो इतनी बस बात इनसे ध्यान रखिएगा, ये इनका ट्रिक है ध्यान रखने का। अगला पॉइंट, प्रसूत अधिगम के सिद्धांत को किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत इनको सिद्धांत को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि वाटसन ने संवेग बताया है, तो इन्होंने 3 संवेग बताया है। कौन कौन से, तो नीचे दिया गया है, भय, क्रोध और प्यार जो है इन्होंने 3 संवेग बताने का कार्य किए हैं वाटसन महोदय ने। अगला पॉइंट है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से, तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक या कौशलात्मक कह सकते हैं, वो 3 पक्ष होते हैं मूल्यांकन के। नीचे देखिए ये दिया भी गया है, और इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं तो शोध कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के शोध होते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया ब्लूप्रिंट कहलाती है। कई बार सीटेट में पूछा, यूपी टेट में भी पूछा गया था, सीटेट में तो कई बार पूछा गया है। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया जो है ब्लूप्रिंट कहलाता है। अगला पॉइंट, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार, तो ये वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी युक्ति ऐसे प्रश्न होते हैं मूल्यांकन के लिए। ठीक, ये प्रश्नों के प्रकार होते हैं। अगला पॉइंट, अनुभूति समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धतियों से प्राप्त समाधान क्या कहलाता है। वैज्ञानिक पद्धतियों से जब प्राप्त समाधान होता है तो क्रियात्मक शोध उसको कहा जाता है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा, जब वैज्ञानिक पद्धति की बात करें समस्याओं का समाधान पाने के लिए तो वह क्रियात्मक शोध कहलाता है। अगला पॉइंट, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं, तो वो 6 चरण होते हैं। अगला पॉइंट है, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, तो वह 2 प्रकार की परिकल्पना होती है।
अगला पॉइंट, निर्देशन परिकल्पना कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक चीज, अगला पॉइंट, परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ पूर्व चिंतन होता है। देखिए कई बार जब परिकल्पना दिया है तो परिकल्पना की बात कर लेते हैं। एक होता है कल्पना और एक होता है परिकल्पना। तो कल्पना और परिकल्पना में बहुत बारीकी अंतर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कल्पना जब आप किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु के बारे में सोचने लगते हैं, या मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं राजा हूँ, मतलब मैं राजा बन गया हूँ, तो वो आपकी कल्पना है। लेकिन जब वो आप राजा सही में बन जाते हैं तो वो आपकी परिकल्पना कहलाती है। तो उसी को हम पूर्व चिंतन कहते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में कितनी स्थितियां होती हैं? तो वो 2 स्थितियां होती है क्रियात्मक शोध के प्रदत्त विश्लेषण में। ठीक। अगला पॉइंट, समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या होता है? तो वह परिकल्पना। मैंने कहा ना कि जब भी आप किसी चीज को अगर सही में वो हो जाता है तो वही उसकी परिकल्पना कहलाता है। मतलब आप सोच रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, अगर वो हो जाता है, अभी हुआ नहीं तो वो कल्पना है, लेकिन वो हो जाता है तो वह परिकल्पना कहलाता है। तो वही बात की समस्या का प्रस्तावित उत्तर, यानी जो आपकी समस्या है उसका हल मिल गया है तो वो आपकी परिकल्पना हो जाएगी। यानी कि आप अपनी समस्या के बारे में कल्पना कर रहे थे, लेकिन जब आपकी कल्पनाएं जो कर रहे हैं वो निश्चय ही हो गई है तो वही उसका परिकल्पना कहलाता है। स्पेशली आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, नवाचार क्या है? तो शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन लाना ही नवाचार कहलाता है। अगला पॉइंट, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग जो है क्या कहलाता है? न्याय दर्शन, सैंपल, जिसको नमूना कहते हैं। एक नमूना नहीं होता, किसी चीज का नमूना आपको दिया जाता है। तो क्रियात्मक शोध का संपूर्ण जनसंख्या का छोटा पार्ट पूछ रहा है। छोटा पार्ट मतलब कि आप किसी भी चीज, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसका छोटा सा सैंपल ही तो आप बाजार में दिखाते हैं, बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो उसी को न्याय दर्श कहा जाता है। क्रियात्मक शोध का संपादन जिस वस्तु के ऊपर किया जाता है उसे समाविष्टि या सैंपल कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? तो लेविंग रॉबिन्स और रॉबर्ट कोरे का नाम आता है। स्टीवेंस कोरे इनको कहते हैं। इनका नाम आता है। क्रियात्मक शोध को विकसित करने का श्रेय इन लोगों को जाता है। लेकिन शैक्षणिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की अगर बात करेगा तो वह एस.एन. कोरे का नाम आता है। काफी पूछा जाता है कि क्रियात्मक शोध के जनक किसे कहा जाता है? तो एस.एन. कोरे को कहा जाता है। कई बार प्रश्न बना हुआ है यूपी टेट में। शून्य परिकल्पना संबंधित है तो निर्देशित रहित परिकल्पना, मतलब उसमें आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं निश्चय मिला, वही सी को शून्य रहित परिकल्पना कहते हैं। अगला पॉइंट, क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम क्रियात्मक शोध होता है। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है मापन होता है। तो मापन मात्रात्मक होता है, सभी इसमें अंक प्रदान किए जाते हैं बच्चे को। लेकिन मूल्यांकन क्या होता है? तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अंक भी प्रदान किए जाते हैं और उनको गुणात्मक रूप से उससे उनका आकलन भी किया जाता है मूल्यांकन के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना। कई बार पूछा जाता है क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण क्या होता है? तो फर्स्ट चरण हमारा होता है कि समस्या को आप पहचानिए। अगला पॉइंट है न्याय दर्शन का संबंध है क्रियात्मक शोध से। न्याय दर्शन का अर्थ होता है सैंपल, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, नमूना होता है और उसका संबंध शोध से होता है। शोध करते समय आप पहले सैंपल का ही प्रयोग करते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं तो ज्ञान, बोध, व्यवहारिक मूल्यांकन जो होते हैं यह संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। अगला पॉइंट, भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है? तो देखिए भावात्मक पक्ष का संबंध की बात करें तो वह रुचियों से हो जाता है, संवेगों से। मनोवृत्ति, आपकी मन की दशा क्या है वो आपके भाव से प्रदर्शित हो जाते हैं, तो वो भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किसका कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो क्रानबैक का इंपोर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन से रिलेटेड। आगे चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट क्या है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वही उसकी वैधता कहलाती है। मान लीजिए आप प्रश्न बनाएं, अगर आपका प्रश्न मान लीजिए कि बच्चों को सृजनात्मक बनाना है तो सृजनात्मकता की जांच करना है आप मान लीजिए,
तो अगर आप प्रश्न सृजनात्मकता के अकॉर्डिंग बनाते हैं और आपका प्रश्न उसी सृजनात्मकता की पूर्ति करता है, मतलब उसकी जो कहते हैं उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वह उस प्रश्न की क्या कहलाता है, वैधता कहलाता है। समझ में आ गया होगा ना, वह उस प्रश्न की वैधता कहलाता है। आगे चलते हैं और चलिए, अब ये हमारा कह रहा है कि ऐसा प्रशिक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है तो वह उसकी विश्वसनीयता होता है। मतलब जब किसी भी प्रश्न बनाए हुए हैं और उसका जांच करने के बाद एक ही रिजल्ट देता है, एक ही अंक देता है, तो वह उसकी विश्वसनीयता कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि परीक्षण उस स्तर के परीक्षार्थियों के अनुकूल हो और सम्मिलित सभी प्रश्नों एक निश्चित उत्तर हो ताकि उन्हें जांचने से परीक्षक की भावना, विचार, पसंद नापसंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वैसे प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। इतनी चीजों को ध्यान रखिएगा, एकदम साफ साफ लिखा गया है। अगला पॉइंट है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता जो है उत्तम परीक्षण की ये विश्वसनीय विशेषता है। अगला पॉइंट, जब कोई व्यक्ति परंपरा और तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो उसको नवाचार कहलाता है। अगला पॉइंट, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करते हैं। E.M. रोजर्स ने ये कहा है, नवाचार से रिलेटेड ये बातें। अगला पॉइंट, मौखिक परीक्षण किसने प्रारंभ किया था। तो ग्लेडाइडस ने मौखिक परीक्षण को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। अगला पॉइंट, किसने मौखिक परीक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो वह सुकरात नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मौखिक परीक्षण को महत्वपूर्ण स्थान देने का कार्य किए हैं। मिचॉल स्टीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया और 2, एक संरचनात्मक और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार करना होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य, अब मूल्यांकन जब कर रहे हैं किसी भी क्लास में किसी भी बच्चे का, तो उसकी जितनी भी समस्याएं हैं, समाधान है, उसका निराकरण करना है और शिक्षण कार्य की जो पद्धतियां हैं उसमें कमियां हैं उसको आपको सुधार करना होता है। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गुणों का मापन होता है और शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनी रहती है। ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला पॉइंट, ब्लूम ने अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है ज्ञानात्मक, बोध और अनुप्रयोग कौशल। ये जो है ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम होता है। अगला पॉइंट किसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, वो मापने योग्य होती है। ये थॉर्नडाइक महोदय जी ने कहा है, स्टेटमेंट उनकी है। अब आ जाते हैं आगे और मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है, मैरिस ने कहा है। अगला पॉइंट, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। शिक्षण उद्देश्य, सीखने में उत्पन्न होने वाले अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। इसके 3 महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं, बिंदु होते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया की। मापन प्लस मूल्यांकन मिलकर उसको हम कहते हैं मूल्यांकन। यानी कि देखिए, मापन में अंक प्रदान किया जाता है लेकिन मूल्यांकन में अंक और भाव दोनों का व्यवहार उत्पन्न होता है मूल्यांकन में, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट किसका कथन है कि मापन मूल्यांकन का भाग है जो प्रतिशत, मात्र, अंक, माध्यम, औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है, वसले ने ये कहा है। अगला पॉइंट, परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है। तो अगस्त में होती है। अगला पॉइंट है कि द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालय में कब निर्धारित किया गया है। तो दिसंबर में द्वितीय सत्र की जो परीक्षाएं होती हैं। अगला पॉइंट, निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मापन के लिए निदान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति का
कारण जानने के लिए निदान शब्द का अर्थ होता है। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं तो शिक्षण अधिगम मूल्यांकन विद्यालय प्रबंधन जो है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। विज्ञान भूगोल और कृषि के क्षेत्र में जो है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, प्रयोग किया जाता है। इन सब में छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, तो दक्षता मूल्यांकन में छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो ये थे हमारा जो पार्ट तीसरा था जीवन कौशल और शिक्षण कौशल कॉम्बिनेशन पार्ट का, वो भी आज समाप्त हो गया। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।